प्रिय विद्यार्थियों, फांसीवादी नीति पर तीसरा व्याख्यान। इससे पहले हम 2 व्याख्यान कर चुके हैं और यह तीसरा और अंतिम व्याख्यान है। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे मुसोलिनी किस प्रकार से सत्ता में आता है और गृह नीति में क्या कुछ नए परिवर्तन लाता है और उन परिवर्तनों के माध्यम से अपनी सत्ता को मजबूत करता है और इटली का अधिनायक बन जाता है, तानाशाह बन जाता है। आज हम बात करेंगे मुसोलिनी की विदेश नीति की बात करेंगे। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी के सत्तारूढ़ होने से इटली की विदेश नीति का एक आक्रामक एटीट्यूड दिखाई देना स्वाभाविक था, क्योंकि मुसोलिनी की विदेश नीति फांसीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। उसे शांतिवादी नीति और राष्ट्र संघ में तनिक भी आस्था नहीं थी। उसकी मान्यता थी कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संघ की शांति संबंधी अवधारणाएं तुरंत धाराशाही हो जाती हैं, वे तुरंत समाप्त हो जाती हैं, जबकि देशवासियों का हृदय भावुकता, सिद्धांत और व्यवहारिक दृष्टि से प्रभावित हो जाता है। तो मुसोलिनी ने अपनी विदेश नीति के कुछ उद्देश्य तय किए। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यानी कि दुनिया में इटली को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना, दुनिया में इटली की प्रतिष्ठा को स्थापित करना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। मुसोलिनी इटली के लिए एक बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था, उपनिवेश प्राप्त करना चाहता था। और तीसरा, भूमध्य सागर में इटली की स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था। एक बड़ा उसका बहुत इम्पोर्टेंट इशू था कि वो भूमध्य सागर पर अपना कहें कि एक अधिकार चाहता था। इन उद्देश्यों को लेकर के मुसोलिनी ने इटली की विदेश नीति के अंतर्गत जो कार्य किए, हम उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है भूमध्य सागर में स्थिति सुदृढ़ करने के प्रयास। मुसोलिनी भूमध्य सागर पर प्रभुत्व करके उसे रोमन झील बनाना चाहता था। ठीक है, रोमन झील यानी कि बस इटली का एक अधिकार रहे। अतः उसने वहाँ अपने पैर पसारने शुरू किए। 1923 की लोसान की संधि के अनुसार उसने टर्की से रोड्स तथा डोडकनीज के द्वीप प्राप्त किए। 2 द्वीप प्राप्त कर लिए उसने तुर्की से, एक का नाम रोड्स, दूसरे का नाम डोडकनीज। उसने यहाँ एक सुदृढ़ किलेबंदी की तथा एक अच्छा सा नौसैनिक अड्डा तैयार कर लिया। 1924 में उसने यूगोस्लाविया से संधि कर फ्यूम नामक जो नगर है वो प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने अल्बानिया को आर्थिक सहायता देकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे विद्यार्थियों, आजकल चीन छोटे देशों को कर्जा देता है, कर्जा वो चुका नहीं पाते हैं, फिर उनसे उनके संसाधनों का डॉक्यूमेंट्री और फिजिकली अधिकार प्राप्त कर लेता है। जैसे लंका से एक बंदरगाह प्राप्त कर रखा है 100 साल के लिए, पाकिस्तान को अपने ऋण के जाल में फंसा रहा है। ऐसे इटली ने अल्बानिया को आर्थिक सहायता दी और नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1928 में टैंजियर के बंदरगाह के संबंध में
एक समझौता किया। मुसोलिनी ने घोषित किया कि इसमें इटली की भी रुचि है। अतः फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियां ने मुसोलिनी को भी समझौते में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार टैजियर के संबंध में हुए नए समझौते में इटली को इस नगर के प्रशासन में अधिक अधिकार मिले। इटली की गिनती महाशक्तियों में की जाने लगी। थोड़े समय में विद्यार्थियों, इटली की स्थिति जो है वो सुधर गई। महाशक्ति 1930 में लंदन के नौसैनिक सम्मेलन में इटली ने मांग की कि भूमध्य सागर में उसको फ्रांस के समान नौसेना रखने का अधिकार दिया जाए। इससे भी मुसोलिनी की ख्याति में बहुत वृद्धि हुई। इटली ने ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूनान से भी मैत्री संधि स्थापित कर ली। इन कार्यों से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भूमध्य सागर में इटली की स्थिति सुदृढ़ हो गई। अब हम बात करते हैं कारफ्यू पर जो बम्बारमेंट, बम वर्षा की गई उसके बारे में। 23 अगस्त 1923 का साल को एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग के कुछ इटालियन सदस्यों की यूनानी जो टेरिटरी है उसके भीतर हत्या कर दी गई, यूनानी क्षेत्र में। इस पर मुसोलिनी ने यूनान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और मांग की कि 5 दिन के अंदर अंदर इटली के प्रतिनिधि की सहायता से मामले की जांच की जाए, अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए और 5 करोड़ इटालियन जो मुद्रा है, लीरा, वो हर्जाना इटली को दिया जाए। यूनान ने इस केस को यूँ कहें कि राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किया, परंतु मुसोलिनी ने राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए यूनान के कारफ्यू द्वीप पर बम वर्षा करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। यद्यपि इंग्लैंड के विरोध के कारण इटली को कारफ्यू द्वीप खाली करना पड़ा, परंतु उसने यूनान से मुआवजे में भारी राशि प्राप्त कर ली और इस घटना से भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में इटली और मुसोलिनी इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। तीसरा है यूगोस्लाविया से संबंध। इटली और यूगोस्लाविया में आपसी संबंध हैं वो ठीक नहीं थे। दोनों देश एड्रियाटिक सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। विद्यार्थियों, आपके पास में मैप है। उम्मीद है आप मैप में हम जिन देशों की चर्चा कर रहे हैं, जिन सागरों की, महासागरों की, वो आप मैप में देख रहे होंगे। मित्र राज्यों ने 1920 में फ्यूम को एक स्वतंत्र नगर बना दिया था। यह व्यवस्था दोनों देशों के लिए असंतोषजनक थी। इटली वासियों को बड़ी निराशा का सामना करना पड़ा जब पेरिस सम्मेलन द्वारा इटली को फ्यूम का प्रदेश देने से इनकार कर दिया था। दोनों युद्धों की अवधि के बीच में, प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के बीच में, यूरोप में जितने भी आपसी झगड़े हुए उनमें यूगोस्लाविया और इटली का आपसी द्वेष सबसे अधिक स्थायी था। मुसोलिनी ने यूगोस्लाविया के साथ 27 जनवरी 1924 को रोम की संधि द्वारा इस समस्या का हल करके बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। इस संधि के अनुसार फ्यूम का नगर इटली को प्राप्त हुआ तथा फ्यूम का उपनगर, जिसका नाम पोर्ट वारोस तथा सुसाक, ये जो उपनगर, ये दोनों यूगोस्लाविया को दे दिए गए। और ये मतलब मुसोलिनी का ऐसे कहिए कि बड़ा अच्छा समय इस समय चल रहा है। अब बात करते हैं रूस के साथ संबंध की। यद्यपि
इटली के ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा बल्गारिया आदि देशों से अच्छे संबंध थे, परंतु ये सभी देश छोटे थे। बड़े राज्यों में जर्मनी की दशा क्षीण हो रही थी। केवल रूस बचा था, जो वर्साई की संधि और मित्र राष्ट्रों से संतुष्ट नहीं था। विद्यार्थियों, वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, आप समझ रहे होंगे। अतः इटली ने फरवरी 1924 में रूस की सोवियत सरकार को वैध मान्यता प्रदान करके उसके साथ व्यापारिक संधि कर ली। वह रूस को राष्ट्रसंघ में सम्मिलित करने का प्रयत्न करने लगा और दोनों जो देश हैं उनमें घनिष्ठता बढ़ने लगी। अब बात करते हैं रूस और फ्रांस की। प्रारंभ में फ्रांस और रूस के संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों की शत्रुता थी। उसके कारण की यदि हम बात करें तो मुसोलिनी भूमध्य सागर को रोमन झील बनाना चाहता था और फ्रांस भी अपना प्रभाव बना के रखना चाहता था भूमध्य सागर पर। दूसरा, ट्यूनिस, कोर्सिका, सेवाय, नीस आदि प्रदेशों पर अधिकार था फ्रांस का, परंतु मुसोलिनी इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। तीसरा, ट्यूनिस का उपनिवेश फ्रांस के अधीन था, परंतु यहाँ इटालियन लोगों की जनसंख्या अधिक थी। फ्रांस की सरकार ने उन लोगों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार नहीं दिए थे और मुसोलिन उनके लिए मांग कर रहा था। चौथा, मुसोलिनी लीबिया तथा उत्तरी अफ्रीका के अनेक प्रदेशों की मांग कर रहा था, लीबिया में और उत्तरी अफ्रीका में, और फ्रांस उसका विरोध कर रहा था। इटली और फ्रांस दोनों ही नौसेना के विस्तार में लगे हुए थे और दोनों ही खूब रुपया खर्च कर रहे थे। ये दोनों के बीच में वैमनस्य के कारण थे, परंतु यथार्थवादी मुसोलिनी प्रैक्टिकल था, जो कि झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था, और फ्रांस भी इटली को शत्रु बनाना नहीं चाहता था। तो दोनों देशों में 1928 में टेंजियर के संबंध में स्पेन को शामिल करके एक समझौता किया और अपने अपने अधिकारों को तय कर लिया। 1933 में हिटलर के उत्कर्ष से राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया और मुसोलिनी को इंग्लैंड तथा फ्रांस से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 1934 में इंग्लैंड और फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार 1934 में जब हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने की चेष्टा की तो मुसोलिनी ने अपनी सेनाएं भेजकर हिटलर की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया। इसी प्रकार 1935 में जब हिटलर ने वर्साई की संधि की सैनिक धाराओं को तोड़ा तो मुसोलिनी ने इंग्लैंड और फ्रांस से मिलकर स्ट्रेसा के स्थान पर संधि करके हिटलर के विरुद्ध एक मोर्चा बना दिया। अब हम बात करते हैं फ्रांस के साथ में संधि की। फ्रांस भी जर्मनी यानी कि हिटलर के इरादों से अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था, अतः उसने इटली की शिकायतों को दूर करने के लिए उससे घनिष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इटली भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है। जनवरी 1935 में फ्रांस का विदेश मंत्री रोम पहुंचता है और मुसोलिनी से मिलकर एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने अफ्रीका के सोमालीलैंड तथा लीबिया के पास कुछ हजार वर्ग मील का क्षेत्र इटली को दे दिया। दूसरा, इस भेंट में मुसोलिनी ने विदेश मंत्री लावाल से एबिसिनिया पर अधिकार करने की अपनी आकांक्षा प्रकट की और ऐसा विश्वास किया जाता है कि लावाल ने मुसोलिनी को यह आश्वासन दिया कि वो ऐसा कर सकता है। इस प्रकार फ्रांस ने इटली को एबिसिनिया में आगे बढ़ने की छूट दे दी। लेकिन फ्रांस और इटली की घनिष्ठता अधिक समय तक नहीं रह सकी। एबिसिनिया पर आक्रमण के कारण राष्ट्रसंघ ने इटली पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे और फ्रांस ने भी इनका समर्थन किया था। इसके पश्चात इटली और जर्मनी
एक दूसरे के प्रति निकट आते चले गए और 1936 में इटली और जर्मनी यानी कि हिटलर में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप रोम बर्लिन धुरी की स्थापना हुई। 1939 में इटली और जर्मनी के बीच में समझौता हो गया, जिससे भी फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस प्रकार फ्रांस और इटली के संबंध जो सुधरे थे वो बाद में बिगड़ने लगे और बिगड़ते चले गए और द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर 1940 में इटली ने जर्मनी का साथ देते हुए युद्ध में प्रवेश किया। अब बात करते हैं इटली और अल्बानिया की। अल्बानिया का इटली के लिए बहुत अधिक महत्व था। एड्रियाटिक सागर पर पूर्ण अधिकार स्थापित करने के लिए जो अटेंट्रो के जल डमरू मध्य पर नियंत्रण करना आवश्यक था। इस जलडमरू मध्य के एक ओर इटली और दूसरी ओर अल्बानिया स्थित था। अतः पेरिस के शांति सम्मेलन में इटली ने मांग की थी कि संरक्षण प्रणाली के आधार पर अल्बानिया उसे संरक्षित राज्य के रूप में दिया जाए, परंतु राष्ट्रपति विल्सन अमेरिकन ने इटली की मांग अस्वीकृत कर दी थी और अल्बानिया को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। 1925 में जोगू नामक एक व्यक्ति ने अल्बानिया में गणतंत्र की स्थापना कर दी और स्वयं वहाँ का राष्ट्रपति बन गया, परंतु अल्बानिया की आंतरिक और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। अतः अल्बानिया इटली से संधि करने के लिए बाध्य था। मजबूरियाँ थी। अल्बानिया की राजधानी टिराना में 27 नवंबर 1926 को इटली और अल्बानिया के बीच में एक संधि हो गई और इस संधि से अल्बानिया इटली का संरक्षित राज्य बन गया। इसके पश्चात भी इटली अल्बानिया में अपने प्रभाव की वृद्धि करता रहा। यद्यपि अल्बानिया के जो राष्ट्रपति है जोगू ने इटली के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया, परंतु उसके सभी जो प्रयत्न है व्यर्थ सिद्ध हुए और अंत में उचित अवसर देखकर 1939 में गुड फ्राइडे के दिन आक्रमण करके अल्बानिया को इटली साम्राज्य का अंग बना लिया मुसोलिनी ने। अब बात करते हैं एबिसिनिया। एबिसिनिया पर आक्रमण करता है। मुसोलिनी ने अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार करने, एबिसिनिया से कच्चा माल प्राप्त करने और अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को खपाने के लिए एबिसिनिया पर आधिपत्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अनुकूल देखकर इटली की सेनाओं ने अक्टूबर 1935 में एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ ने इटली को रोका, आक्रामक देश घोषित कर दिया, उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। परंतु इंग्लैंड और फ्रांस के विश्वासघात के कारण राष्ट्रसंघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध निष्प्रभाव सिद्ध हो गए, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस ने राष्ट्रसंघ के इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी। यदि इटली के लिए स्वेज नहर के द्वार बंद कर दिए जाते और उसके विरुद्ध तेल का प्रतिबंध लगा दिया जाता तो मुसोलिनी को आक्रामक कार्रवाई करने से रोका जा सकता था, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस इटली को तुष्ट करने की नीति पर चल रहे थे, तुष्टीकरण की नीति, जिसके कारण मुसोलिनी ने अपने सैनिक प्रगति जारी रखी और अंत में मई 1936 में संपूर्ण एबिसिनिया पर इटली का आधिपत्य स्थापित हो गया। एबिसिनिया का जो किंग था, सम्राट हेल सिलासी, उसने वहाँ से भागकर इंग्लैंड में शरण ली और जुलाई 1936 में राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध जो प्रतिबंध लगाए थे वो प्रतिबंध हटा लिए। अब हम अगले बिंदु पर बात करते हैं, रोमन बर्लिन धुरी का निर्माण। एबिसिनिया के मामले में इंग्लैंड और फ्रांस का रुख देखकर मुसोलिनी उनसे नाराज हो गया था।
इस संकट के समय हिटलर ने उसकी बहुत सहायता की। अतः जब उसने जर्मनी से मैत्री स्थापित करने का कदम बढ़ाया, 26 अक्टूबर 1936 को इटली और जर्मनी में एक संधि हो गई, जो इतिहास में रोम बर्लिन धुरी के नाम से विख्यात है, और जिसके जो निर्णय हैं वो ये हैं कि दोनों देश समान हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर परस्पर वार्ता करते रहेंगे। दूसरा, दोनों देश साम्यवाद का विरोध करेंगे। तीसरा, दोनों देश स्पेन की रक्षा करेंगे। ये संधि इटली और जर्मनी के बीच में हो गई। थोड़ा क्योंकि इटली फ्रांस और इंग्लैंड से थोड़ा सा आशंकित हो गया था, यद्यपि उन्होंने मुसोलिनी को तुष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी उनकी ढुलमुल जो नीति देखी, उससे उसको लगा कि उसको एक बड़े मित्र की आवश्यकता है, और वो बड़ा मित्र हिटलर, और दोनों में संधि हो गई। अब है रूस के माफ़ करना विद्यार्थियों, स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना। स्पेन में 1936 में गणतंत्र की स्थापना हुई भी, परंतु वहाँ की सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो पार्टीज़ हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में संघर्ष होने लगा, जिसने जुलाई 1936 में एक भयंकर गृह कलह का रूप धारण कर लिया, गृह युद्ध। इस संघर्ष में एक और भयंकर गणतंत्रीय सरकार थी, जिसमें वामपक्षीय दल सम्मिलित थे, तो दूसरी ओर रूढ़िवादी राजतंत्र के समर्थक लोग थे, जिनका समर्थन सैनिकवादी, पूंजीपति, जमींदार और धर्माधिकारी कर रहे थे। जनरल फ्रैंको इन रूढ़िवादियों और जनतंत्र विरोधी लोगों का नेता था। शीघ्र ही इस गृह युद्ध में यूरोपियन शक्तियों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। जनरल फ्रैंको ने इटली से सहायता मांगी। मुसोलिनी इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि भूमध्य सागर में अपना प्रधानता वो स्थापित करना चाहता था। जर्मनी ने भी फ्रैंको को सैनिक सहायता देना शुरू कर दिया, परंतु इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करते हुए स्पेन के गणतंत्रवादियों की कोई सहायता नहीं की। जो हस्तक्षेप की नीति उन्होंने अपनाई थी इटली ने और जर्मनी ने, उस नीति का अनुसरण इंग्लैंड और फ्रांस ने नहीं किया, और गणतंत्रवादियों की कोई सहायता नहीं की। केवल रूस ने ही गणतंत्रवादी लोगों की सहायता की। अंत में इटली और जर्मनी की सहायता से फ्रैंको को विजय प्राप्त हुई, और मार्च 1939 में स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में एक फांसीवादी सरकार की स्थापना हुई। इसमें मुसोलिनी का पश्चिमी भूमध्य सागर में इटली विरोधी गुट बन जाने का भय मिट गया, और फ्रांस के विरुद्ध उसे एक विश्वसनीय मित्र मिल गया। इससे मुसोलिनी का साहस और अधिक बढ़ गया। उसे इंग्लैंड, फ्रांस और राष्ट्र संघ की दुर्बलता का जो है प्रमाण भी मिल गया। अब इसके बाद में है विद्यार्थियों जर्मनी से समझौता। एबिसिनिया तथा स्पेन की घटनाओं से इंग्लैंड तथा फ्रांस की जब निर्बलता स्पष्ट हो गई, अतः इस निर्बलता के स्पष्ट होने पर इटली ने फ्रांस से ट्यूनीसिया, कोर्सिका, सेवाय और नीस के प्रदेश लौटाने की मांग की। इससे इटली और फ्रांस के मध्य कटुता बढ़ गई। इन परिस्थितियों में इटली ने 1939 की 22 मई को जर्मनी से एक फौलादी समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों ने पारस्परिक विचार विमर्श, सामान्य हितों की रक्षा तथा पारस्परिक सैनिक सहायता देने का दृढ़ निश्चय किया। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं द्वितीय महायुद्ध और इटली की।
1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और द्वितीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी। फौलादी समझौते के बावजूद इटली इस युद्ध में जर्मनी की ओर से सम्मिलित नहीं हुआ था और वह तटस्थ रहकर जर्मनी की सहायता देने का प्रयास करता रहा। वह अपनी जो प्रथम विश्व युद्ध में उसकी गीदड़ नीति थी, जिसको कि भाई वेट एंड वॉच और फिर कौन सा पक्ष मजबूत पड़ता है उसकी तरफ से युद्ध में शामिल होने की जो नीति थी, उसके अनुरूप परिणाम देखकर उसमें सम्मिलित होना चाहता था। इटली के लिए आक्रमण करने का उपयुक्त अवसर और शुभ घड़ी वही थी जबकि मित्र राष्ट्रों की पराजय लगभग निश्चित हो चुकी थी जब हिटलर ने आक्रमण किया था। ये इतिहासकार सुमैन ने स्टेटमेंट उनका है कि इटली को उसी समय युद्ध में उतर जाना चाहिए था तो ठीक रहता। हिटलर की सफलता का पूर्ण विश्वास हो जाने पर 11 जून 1940 को मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध भविष्य युद्ध के अंदर उतरने की घोषणा की। जब उसको लग गया कि युद्ध में हिटलर मजबूत है तो 11 जून 1940 को वो युद्ध के मैदान में कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। उस अवसर पर उसने एक बड़ा ही उन्मादी भाषण जन समुदाय में देते हुए कहा कि भाग्य द्वारा निश्चित की गई घड़ी आ पहुंची है। हम अपने समुद्र में बांधने वाली प्रादेशिक और जो सैनिक श्रृंखलाएं हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, प्रादेशिक और सैनिक श्रृंखलाओं को। हम अश्वमेव विजयी होंगे ताकि इटली में, यूरोप में और विश्व में एक न्यायपूर्ण शांति स्थापित हो सके। ये एक भाषण देने के बाद 11 जून को उसने युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी। विद्यार्थियों, परंतु इटली के लिए यह शुभ घड़ी कभी नहीं आई। इटली के लिए यह शुभ घड़ी कभी नहीं आई। शीघ्र ही इटली की सेनाएं स्थान स्थान पर पराजय का मुंह देखती रही। पराजित होना पड़ा जगह जगह पर। इस अपमानजनक पराजय से रुष्ट और क्रुद्ध इटली के लोगों ने 28 अप्रैल 1945 को अपने नेता मुसोलिनी और उसकी जो प्रेमिका थी पेताची, इसको गोली से उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया? इटली की आवाम ने, इटली की जनता ने। किसको उड़ा दिया? अपने तानाशाह और अपने अधिनायक मुसोलिनी को। हमने नाजीवाद के संबंध में पढ़ा था कि हिटलर ने आत्महत्या की थी क्योंकि वो पराजित नहीं होना चाहता था और मुसोलिनी की हत्या उसके ही देशवासियों ने कर दी। और इस प्रकार से मुसोलिनी का एक दुखद अंत, जिस मुसोलिनी ने स्वयं अपने आप को बनाया, एक सामान्य साधारण से परिवार में पैदा हुआ, एक टीचर से अपना कैरियर प्रारंभ किया और संघर्ष करते हुए, निखरते हुए, अपने जुझारू व्यक्तित्व के दम पर, अपने हौसले के दम पर, अपनी नीतियों के दम पर, समय की नब्ज को पहचानने की शक्ति पर, और मुसोलिनी ने एक सामान्य परिवार से लेकर के और एक यूँ कहें कि एक किंग तक का सफ़र किया, एक अधिनायक तक का सफ़र किया। और वो सफ़र उसका 1945 में समाप्त हो गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारा यह टॉपिक इटली में फांसीवाद
इससे पहले हमने किया था जर्मनी में। नाजीवाद, दोनों ही अधिनायक, दोनों ही तानाशाह, इन दोनों अध्यायों का समापन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।